हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कोल्ड वॉर के विषय में, या जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके विषय में चर्चा करूँगी। यदि हम कोल्ड वॉर के विषय में बात करते हैं तो विश्व में जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पश्चात जो उस समय की परिस्थिति बनी थी राजनीतिक तौर पे पूरे विश्व में, उसने पूरे ही विश्व को दो खंडों में विभाजित करने का काम किया था। जिसके बाद जो दो सुपर पावर थे या सुपर ब्लॉक्स था, वह भी हमारे समक्ष उभर करके आता है। और ये जो पूरा दौर चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न हो रहा हो, परंतु शिथिल तौर पे ही या अंदरूनी तौर पे ही या गुप्त संधियों के द्वारा ही जो कोल्ड वॉर है या शीत युद्ध है वह जारी रहा था। और यहाँ पे यदि हम कहें ये कि आज के समय में भी शीत युद्ध पूरे विश्व में जारी है तो ये गलत नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व बाईपोलर नजर आ रहा था या दो सुपर पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड नजर आ रहा था, परंतु आज के परिवेश में हम देखते हैं तो ये यूनिपोलर, या हम एक कह सकते हैं कि एक सुपर पावर ब्लॉक की तरह ही नजर आ रहा है। परंतु जो वॉर है या युद्ध है वह किसी न किसी रूप में, या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में, वह जारी ही रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व में शक्ति का संतुलन फिर से बिगड़ गया था। एक नई शक्ति का ध्रुवीकरण तथा शक्ति संतुलन विश्व में स्थापित हो गया था। जिन राष्ट्रों को युद्ध में सफलता मिली थी उनके मध्य मतभेद दृष्टिगोचर होने लगा था, तथा फ्रांस और इंग्लैंड का स्थान महत्वहीन तथा प्राथमिकता के आधार पर दूसरे नंबर पर आ गया था। अमेरिका और रूस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र रहे थे, वे कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर करके समक्ष आए थे। अमेरिका और रूस ने संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांटने का कार्य किया था, और आज भी यह दोनों राष्ट्र विश्व के राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में नजर आते हैं। अमेरिका ने अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए नाटो और सियाटो का निर्माण, या इसका जो है हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट में अमेरिका की अहम भूमिका रही थी। रूस ने वॉर्सो संधि संगठन की स्थापना के साथ में ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपना भी वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। एशिया और अफ्रीका के कई ऐसे देश रहे थे जो इन संगठनों के सदस्य भी बने थे। शीत युद्ध एक प्रकार से मौखिक युद्ध है जो अखबार, पत्रिका, रेडियो और अन्य प्रचार माध्यमों से लड़ी जाती है। शीत युद्ध को हम कूटनीतिक युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें प्रचार के माध्यम से एक शक्ति दूसरे विश्व शक्ति के साथ युद्ध लगातार करती रहती है। शीत युद्ध वास्तव में युद्ध तो नहीं है, परंतु युद्ध के वातावरण की तरह ही है। शीत युद्ध को युद्ध से भी खराब बताया गया है, क्योंकि इसमें जितने भी लक्षण होते हैं विद्यमान, उससे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अंदरूनी तौर पे लगातार एक कूटनीतिक हम कह सकते हैं कि जो वार्तालाप है वो देशों के बीच में जारी रहता है। कोल्ड वॉर के दौरान जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है, भले वो प्रचार माध्यम की तरफ से रहा हो या हथियार को लेकर के हो, परंतु जिसका उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी हम कह सकते हैं राष्ट्र हैं उनको विभाजित करना और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक दूसरे को एक गुट में शामिल करना या एक दूसरे के साथ नजर आना, वह लगातार जारी रहता है। शीत युद्ध को प्रमुख रूप में तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1945 से 1953, दूसरा 1953 से 1958 तथा तीसरा 1958 से 1974। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में कई कारण विद्यमान रहे हैं जिनका अध्ययन हम निम्नवत करेंगे। रूस में यदि हम बात करें तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात पश्चिमी राष्ट्र रूस को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यूरोपीय शक्ति बोल्शेविक क्रांति के दौरान क्रांति के विरुद्ध लोगों की मदद किया करते थे। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के पश्चात रूस अपनी विचारधारा का प्रचार यूरोप के क्रांतिकारियों के माध्यम से किया करता था। इस कारण यूरोपीय रूस को संदेह की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी राष्ट्र रूस की गैर पूंजीवादी नीति की विचारधारा के प्रचार से भी भयभीत रहे थे। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो दो सुपर पावर ब्लॉक्स रहे हैं, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, वो दोनों में ही विचारधारा की भी लड़ाई रही है। शीत युद्ध राष्ट्रों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ था। अमेरिका पूंजीवादी, उदारवादी, प्रजातांत्रिक राष्ट्र रहा है, वहीं दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि जो रूस रहा है
वह साम्यवादी रहा है तथा एक दलीय शासित राष्ट्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस अंतर के कारण भी हम समझ सकते हैं कि रूस और अमेरिका के मध्य कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रारंभ से ही रूस और अमेरिका जो है इनके मध्य में विचारधारा की जो संघर्ष है वह रही थी। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूसी जो तानाशाह रहे थे स्टालिन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा इनके द्वारा जो है मंगोलिया, चीन और पूर्वी जर्मनी, पोलैंड जैसे राष्ट्रों को लेकर कुछ शर्तें रखी गई थीं। रूस ने याल्टा सम्मेलन की शर्तों की अवहेलना करके नाजियों से मुक्त किए गए प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अनुचित कार्य किया था। उसके कार्यों से ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य असंतोष उत्पन्न हो गया, जिन कारणों से रूस तथा अमेरिका के मध्य तनाव और अधिक बढ़ गया था। 1944 में रूस की सेना बाल्कन प्रदेश में प्रवेश कर गई थी। इसी कारण चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रूस के प्रति संदेह के दृष्टिकोण को कायम कर लिया था। उन्हें यह शक रहा था कि रूस बाल्कन प्रदेशों पर सैनिक आधार पे अपना अधिकार कायम करना चाह रहा है। इस कारण ब्रिटेन ने स्टालिन के साथ संधि भी कर ली थी। इस संधि के अनुसार रूस का प्रभाव रोमानिया तथा बुल्गारिया तक सीमित रहा था तथा याल्टा का जो सम्मेलन हुआ था उसके पश्चात हमें यह भी देखने को मिलता है कि यूनान को ब्रिटेन के अधीन रखा गया था। हंगरी तथा युगोस्लाविया पर रूस तथा ब्रिटेन दोनों का अधिकार रहेगा, इस पर सहमति भी बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी बाल्कन प्रदेशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना रूस के सहयोग से स्थापित हो गई थी। इस कारण पश्चिमी देश रूस को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे तथा विश्व में इस कारण काफी तनाव भी बढ़ गया था। रूस में समाचार पत्र के माध्यम से पश्चिमी देशों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रचार हो रहा था। रूस पश्चिमी देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था। अमेरिका ने एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया। इन कारणों से भी शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। हिटलर के कारण भी रूस को कई प्रकार से नुकसान उठाना पड़ा था। स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से आग्रह किया कि वे नाजी ताकत के खिलाफ अपनी मोर्चा खोल दें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह योजना बनाई कि अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना को उत्तरी यूरोप की ओर बाल्कन प्रदेशों की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि रूसी सेना पूर्वी यूरोप की ओर आगे नहीं बढ़ सके। स्टालिन यह समझ रहा था कि पश्चिमी देश रूस को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। द्वितीय मोर्चा के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। अमेरिका ने जापान पर उस समय अणु बम गिराया था। इसे अमेरिका ने रूस से गुप्त रखा था। इस तरह अमेरिका यह साबित करना चाह रहा था कि उसे रूस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। रूस अमेरिका के इस कार्य से बहुत अधिक आहत हुआ था। रूस अब अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित हो गया था। 4 वर्ष के भीतर उसने अणु बम तैयार कर लिए थे तथा पश्चिमी देशों को आतंकित भी कर दिया था। 4 जून 1948 को रूस ने लंदन प्रोटोकॉल को भंग कर दिया तथा रूस ने बर्लिन की घेराबंदी की तथा पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के मध्य जो संचार माध्यम रहे थे उस पे भी रोक लगा दिया गया था। पश्चिमी देशों ने रूस की इन गतिविधियों की भर्त्सना भी की और तथा सुरक्षा परिषद ने इसे शांति के लिए घातक भी बताया था। मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर 1947 में यूरोप में 9 साम्यवादी देशों का साम्यवादी सूचना संस्था अर्थात कॉमन फोरम का गठन किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य विभिन्न देशों से साम्यवादी दलों की नीतियों का समायोजन करना था। इस कारण दोनों पक्षों के बीच शीत युद्ध की स्थिति और अधिक उग्र हो गई थी। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ 5 जून 1947 को मार्शल योजना की घोषणा की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण रहा था। रूस इसे अमेरिका का यूरोप में प्रचार करना मानता था। उसने इस योजना का प्रतिरोध भी किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगातार किसी न किसी वजह से दोनों ही राष्ट्रों के बीच में, या वो अमेरिका रहा हो या रूस, लगातार इनके बीच में संघर्ष
और जो यहाँ विचारधारा की लड़ाई रही हो वो बढ़ती ही जा रही थी। शीत युद्ध के व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में दृष्टिगोचर होते हैं, जिसका हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वह हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रों पर दिखाई भी देता है। शीत युद्ध के दौरान महान शक्तियों के मध्य संघर्ष और अधिक बढ़ गया था। विश्व में सुरक्षा स्थापित करने के कारण कई संधियां और गुप्त संधियां भी हुई थी। शीत युद्ध और अधिक उग्र हो जाने के कारण इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से कई राष्ट्रों को प्रभावित भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सपना देखा गया था वह पूरा नहीं हुआ तथा सभी राष्ट्र दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित हुआ था। उस पर शीत युद्ध का सबसे अधिक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक मंच बनकर रह गया था जहां आकर अपने सोच तथा जो उनकी मंशा रही थी वो राष्ट्र को बताते थे, परंतु जिस उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई थी उसमें वो असफल साबित हुए थे। शीत युद्ध ने कई राष्ट्रों को यूएनओ में शामिल होने पर भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका ने अपने वीटो पावर से साम्यवादी देश चीन को यूएनओ में शामिल होने से रोका था। अरब, इजराइल, इराक तथा ईरान के मध्य संघर्ष को रोकने में यूएनओ असफल साबित हुआ था तथा इस तरह के और भी जो संघर्ष हुए थे उसे रोकने के लिए यूएनओ कोई कदम नहीं उठा रहा था। शीत युद्ध ने हथियारों के संग्रह को भी प्रारंभ कर दिया था। सभी राष्ट्र राजनीतिक शांति की बात करते थे, परंतु दूसरी ओर हथियारों की होड़ में भी शामिल रहते थे। शीत युद्ध के दौरान सभी राष्ट्र नाभिकीय ऊर्जा और हथियार संग्रह में लिप्त रहे थे। हथियारों तथा पनडुब्बी खरीदने में आज भी राष्ट्रों के मध्य इस क्षेत्र में सर्वोपरि होने की होड़ मची हुई है। विश्व दो खेमों में बटा हुआ नजर आता है तथा दोनों खेमे अगर नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो मनुष्य प्रजाति का ही यहाँ पे अंत हो जाएगा। धन का प्रयोग तथा मानवीय श्रम का प्रयोग हथियारों को बनाने में इस्तेमाल होने का दुष्परिणाम विकासशील तथा पिछड़े जो देश रहे हैं उस पे सबसे अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि अर्ध विकसित देश जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका के समीप आ गया तथा पाकिस्तान युद्ध के रुझान रखने वाले देश के रूप में जाना जाने लगा। विश्व के विकसित तथा आर्थिक रूप से संपन्न पश्चिमी देश अपने धन का प्रयोग हथियारों में नहीं करते हैं, तो यह कई पिछड़े तथा जो विकासशील देश हैं वहां गरीबी समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्रिटेन जितना धन एक युद्ध को तैयार करने में लगाती है, उतने ही धन में विकासशील देश में उत्तम श्रेणी का एक अस्पताल भी निर्मित हो सकता है। धन का प्रयोग यदि हथियारों और युद्ध में नहीं हो तो यह मानव जाति के कई प्रकार के दुख जैसे कि गरीबी, भूखमरी को पूरे विश्व में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ लगातार एक हथियारों का जो होड़ मचा हुआ है सभी ही विश्व के राष्ट्रों के मध्य में, यदि उनका उपयोग धन का हथियारों के हम कह सकते हैं कि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर यूज नहीं हो तो यहाँ पे बहुत हद तक जो गरीबी है, भूखमरी है, इन सभी को समाप्त करने में उसका प्रयोग यदि किया जाए तो विश्व बहुत अधिक बेहतर स्थिति में हमें नजर आएगा। विश्व में शीत युद्ध ने युद्ध के प्रति विश्व के राष्ट्रों के एक रुझान की मानसिकता को प्रोत्साहित कर दिया था। अमेरिका ने जो अविश्वसनीयता रूस के तरफ दिखाया था, इस कारण राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर प्रोग्राम को प्रारंभ कर दिया था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का रक्षा बजट 1987 में या 1987 में $300 बिलियन कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन तथा रक्षा सचिव कैस्पर वेनबर्गर ने यह प्रयास किया था कि रीगन के राष्ट्रपति पद से हटने से पूर्व रक्षा को लेकर जो भी योजना बनाई गई थी उसे पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि उसे डर रहा था कि शायद रीगन के उत्तराधिकारी योजना को पूर्ण नहीं होने देंगे। युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ के कारण एक डर का माहौल उत्पन्न हो गया था। विरोधी गुटों का मानना था कि अगर हथियारों का संग्रह नहीं किया गया तो शायद विरोधी गुट हथियारों का संग्रह करने की प्रवृत्ति का
त्याग नहीं कर सकेंगे और यही मानसिकता विश्व शांति के लिए घातक साबित होगी। शीत युद्ध के अगर हम कुछ सार्थक तौर पर जो हमारे समक्ष परिणाम उभर करके आते हैं तो वह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना रही थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सार्थक प्रयासों के कारण नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना संभव हो पाई थी। जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टीटो के सहयोग से नाम की स्थापना भी की थी। इन तीनों नेताओं के प्रयास से हमें यह देखने को मिलता है कि पूरब और पश्चिम के जितने भी जो देश रहे थे उनके बीच में शांति स्थापना करने का प्रयास जो है वह सफल भी रहा था। नॉन अलाइंड मूवमेंट की विशेषता यह भी रही थी कि वह पड़ोसी देशों के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यह विश्व के दो सैनिक शिविर में विभाजित होने से इसे रोका भी गया था, जो विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्रारंभ में इसमें 25 सदस्य थे, जो कुछ ही समय में बढ़कर 120 से अधिक हो गए थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट का योगदान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक समन्वय स्थापित करने में सफल रहा है। 1962 में रूस तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया था। अमेरिका के केनेडी तथा क्रुश्चेव ने राष्ट्र के लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास भी किया था। अमेरिका तथा रूस दोनों ने अपने संबंध सुधारने के प्रयास किए तथा इनमें परिवर्तन को तनाव शैथिल्य के रूप में भी जाना जाता है या देतांत के रूप में भी जाना जाता है। देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है तनाव शैथिल्य। दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि अशस्त्र पर धन व्यय करने से अच्छा इसे आर्थिक विकास में लगाया जाए। दोनों राष्ट्रों ने महसूस किया कि अगर तनाव नहीं कम किया गया तो यह तनाव विध्वंसकारी साबित होगा तथा सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। देतांत की अवधि में रूस और अमेरिका के मध्य संपन्न हुई मॉस्को शिखर वार्ता 1972 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शिखर वार्ता दोनों राष्ट्रों के मध्य 22 मई 1972 से 29 मई 1972 तक चली थी। दोनों देशों के मध्य 7 समझौते हुए थे तथा इसमें यह फैसला किया गया था कि विवादास्पद मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। आणविक आयुधों, व्यापार संबंधी मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव शांति, स्वास्थ्य मामलों को लेकर समझौते भी हुए थे। मॉस्को शिखर वार्ता के माध्यम से सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को निकट लाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शीत युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर काफी व्यापक रूप से पड़ा था। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप एक लंबी अवधि के दौरान अमेरिका और रूस जैसे महान शक्तिशाली देश यह समझ गए थे कि युद्ध के परिणाम स्वरूप विध्वंसकारी जो है वो हो चुका है और इससे राष्ट्रों की आर्थिक विकास का कोई लेना देना नहीं है। अतः दोनों ही महान शक्तिशाली राष्ट्रों ने यह प्रयास किया कि वे युद्ध की विभीषिका को नहीं झेलेंगे और दोनों के मध्य शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। भारत के शीत युद्ध के प्रभाव के रूप में उभर कर सामने आया था जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा पूरे विश्व को एक शांति का संदेश भी दिया था, जिससे एक वैश्विक शांति के लिए विभिन्न राष्ट्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया गया था। कोशिश यह की गई थी कि सभी राष्ट्र आपसी बातचीत द्वारा अपने समस्याओं का निदान जो है वो निकाल लेंगे और युद्ध के स्थान पर शांति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर रहा था ये विश्व के इतिहास में हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया था पूरे विश्व में, उसको रोकने में तथा शांति स्थापित करने में कोल्ड वॉर की बहुत अधिक भूमिका रही थी। परंतु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान भी या कोल्ड वॉर के कारण भी हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है वो कूटनीतिक राजनीति में प्रवेश कर गया था। राष्ट्रों के बीच में हम कह सकते हैं कि लगातार जो है संघर्ष भरे वो विचारधारा की ही लड़ाई क्यों नहीं रही हो,
या हथियारों की होड़ को लेकर के ही रही हो, वह लगातार चलता ही रहा है और आज भी हम कह सकते हैं कि ये पूरे ही विश्व में किसी न किसी तरीके से नज़र भी आता है। कोल्ड वॉर जो है, इसका विराम अभी भी विश्व में नहीं दिखाई देता है और वो किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में विद्यमान भी है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को, जो कोल्ड वॉर से संबंधित रहा है, इसको विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो कोल्ड वॉर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसे शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।